हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है भाई, मौज मस्ती हो रही है कि नहीं? आज हम पढ़ने वाले भाई नोट्स के साथ चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज। एकदम मजेदार तरीके से चिल मार के पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे यार। इंडस्ट्रीज आपका क्लास 8 ज्योग्राफी का ये चैप्टर है और आज चलो इसको फटाफट खत्म करते हैं। पहले के 4 चैप्टर भी आ चुके हैं, तो जिसने नहीं देखे जाके आराम से देख सकता है यार, है ना। चिल मार के कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आराम से ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। पहले ही बता देता हूँ, ज्योग्राफी ना एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मतलब प्योर फैक्चुअल सब्जेक्ट है। यहाँ पे फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं। तो आपका इजीएस्ट ट्रिक क्या है याद करने का? आप जुगाड़ बनाओ, जुगाड़ बनाओ अपने याद करने की चीज़ों को। याद तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दे दो और आपको समझ में आ गई बस बैठ के दिमाग में। नहीं, फैक्ट्स हैं जो आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूलोगे। और बार बार रिवाइज करने से अच्छा है एक बार ही उसकी कोई मस्त सी शॉर्ट ट्रिक बना लो एंड वो लाइफ टाइम याद रहेगा। चलो अब देखते हैं इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने। इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात कर रहे होंगे। आफ्टर दैट वील टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मेजर इंडस्ट्रीज की कैसे कैसे है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे, फिर 2 स्पेशल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे एग्जाम्पल में। और वाई साक्ची वॉज चूजन टू बी सेटअप द स्टील प्लांट। पिट्सबर्ग की बात करेंगे, आयरन स्टील इंडस्ट्री पिट्सबर्ग में ही क्यों बनी इसकी बात करेंगे। कॉटन इंडस्ट्री, काफ़ी बड़ा चैप्टर होने वाला है ये। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी बात करेंगे और उस तरीके से आईटी इंडस्ट्री पे खत्म करेंगे जाके। उसके बाद सिलिकॉन प्लेट्यू बैंगलोर में कैसे बना, और सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया, आपने सुना होगा ना सिलिकॉन वैली के बारे में, जहां टॉप आईटी कंपनीज अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी कंपनियों के ऑफिस हैं, उनकी बात करेंगे कि वो वहीं क्यों बनी। ठीक है, तो चलो अब चैप्टर को शुरू करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी नहीं, आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं बांधने की जरूरत है, बस ईयरफोन लगाओ, चिल मार के सुनते जाओ और आराम से पढ़ते हैं। कॉपी वॉपी निकाल लोगे तो और मजा आ जाएगा। चलो जी शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज हमने लास्ट चैप्टर में प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में जाना था। प्राइमरी को तो आप छोड़ दो, प्राइमरी क्या होता है, जिसमें हम किसी भी चीज़ को उसके बेसिक फॉर्म से निकालते हैं, है ना, जैसे कि एग्रीकल्चर या फिर माइनिंग करना, ये सब। सेकेंडरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? ये वो होती हैं जिसमें हम मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करते हैं, तो रॉ मटेरियल से उनको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको कहा जाता है क्या? सेकेंडरी एक्टिविटी। एग्जाम्पल के लिए ले लो, पल्प होता है, लकड़ी का पल्प गूदा, उसको पेपर बना दिया जाता है और पेपर से नोटबुक बना दी जाती है। तो कितना बड़ा चेंज आ गया ना। तो ये सब हो पाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज की वजह से। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स यानी कि सामान, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन, और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। और वो इंडस्ट्रीज, वो ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी जहां पे सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो ये आपकी डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है, तो आप इसे कॉपी में कहीं पे लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री ये सामान बनाती है। कोल और माइनिंग इंडस्ट्री ये कोल निकालती है, क्या करती है, कोल की माइनिंग करती है। और वहीं पे टूरिज्म इंडस्ट्री ये क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो इंडस्ट्रीज किस किस बेसिस पे क्लासिफाई हो सकती है? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स किस किस तरीके की इंडस्ट्रीज हैं। पहली आती है आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज होती है जहां पे प्लांट और एनिमल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल बनाना, कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगली आती है मिनरल बेस्ड, जिसमें मिनरल ओर्स का यूज किया जाता है एज रॉ प्रोडक्ट्स। इनके एग्जांपल कौन कौन से? आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, ये वो इंडस्ट्री हो गई। मरीन बेस्ड, मरीन यानी कि सी और ओशन से निकले जाने वाले जो मटेरियल है उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपकी सी फूड की जो पूरी इंडस्ट्री है वो मरीन बेस्ड हो गई। फिर आता है फॉरेस्ट बेस्ड, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल जो होगा वो फॉरेस्ट होगा, जैसे कि पल्प, पेपर, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर, बिल्डिंग से सारी। अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूशन था ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो देखते हैं, साइज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अब साइज मतलब ये नहीं कि बड़ी इंडस्ट्री, साइज किस फॉर्म में हो सकता है? कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना पैसा लगता है उसको लगाने में। दूसरा, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने लोग लगते हैं इस काम को करने में। और तीसरा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस हम कितना कर रहे होते हैं।
तो देखो पहले आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल और टेक्नोलॉजी को यूज करती है, कम अमाउंट की टेक्नोलॉजी और पैसे। एग्जांपल के लिए कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर बाय हैंड बाय आर्टिसियंस। तो आपने ऐसी मटके वटके की दुकानें देखी होंगी जहाँ घर घर के, आपने मार्केट जाओगे ना तो दिए वगैरह लेके एक आंटी बैठी होती है, कई बार ऐसा होता है ना, या फिर किसी टिक्की वाले को देखो, तो ये कैसी इंडस्ट्री, ये भी इंडस्ट्री है एक तरीके की, है ना। आप ये सोचो कि नहीं नहीं इंडस्ट्री तो बड़ी होती है, ऐसा नहीं। हर इंसान जो कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कुछ गुड्स बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो एक इंडस्ट्री है ना, इज अ पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री। तो आप देखोगे वो अपने घर पे ही सारा काम करता है, तो वो क्या एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। वहीं पे छोटी मोटी जो अपने घर में ही चीज़ें लोग बनाने लगते हैं, वो भी इंडस्ट्री है। फिर आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, डेफिनेट सी बात है, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगेगी। एग्जाम्पल के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, कोका कोला बड़ा एग्जाम्पल है, राइट। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे कितने तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं। पहला आता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि आपकी रिलायंस, अडानी, अंबानी, ये जितनी रिलायंस जियो, ये सब क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है ना, एक ही बंदे ने या एक कंपनी ने इसको ओन करा हुआ है। फिर आती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब ये किनकी होती है, गवर्नमेंट की होती हैं, और इनको ऑपरेट भी कौन करता है, गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के लिए आपका रेलवेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारी तरीके की चीज़ें। फिर आती हैं जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, owned and operated by the state and individuals और a group of individuals। एग्जाम्पल के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड। तो देखो दो तरीके की तो बहुत ईजी था समझना, बट अब जो है जॉइंट सेक्टर, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। जॉइंट से पता चल रहा है कि ये दो लोगों का जॉइंट मिलके चलाएंगे, तो पहला उसमें कौन सा होगा, एक तो स्टेट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जिस भी स्टेट का वो है, और दूसरा इंडिविजुअल्स यानी कि कुछ बिजनेस ओनर्स भी मिलके, ये दोनों का जॉइंट वेंचर होता है जहाँ पे दोनों के डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, मारुति गाड़ी आती है ना, वही। फिर आता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ। एग्जांपल के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी। अब देखो अमूल आपने नाम सुना है ना, अमूल हो गया, आनंद मिल्क डेयरी हो गई, ये वो लोग हैं जो अपने सेक्टर के बादशाह हैं, यानी कि ये अपने हिसाब से रेट डिसाइड कर रहे होते हैं। अगर इन्होंने दूध के रेट आज बोल दिए कि नहीं भाई आज 1 लीटर दूध 1 लाख रुपए का बिकेगा, तो कोई इस बात को बदल नहीं सकता, इतनी पावर है, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि पूरा सेक्टर ही ये ओन करते हैं। गाय को पालने से लेके, दूध निकालने से लेके, दूध को पहुंचाने तक पूरा सेक्टर इन्हीं का है, तो ये रेट वगैरह सब कुछ खुद इनके डिसीजंस होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन, तो कौन कौन से फैक्टर हैं, पहला रॉ मटेरियल, दूसरा देखो लोकेशन, कोई भी लोकेशन इंडस्ट्री के लगाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, लेबर होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, पावर यानी कि घूसा मारने वाली पावर नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हो, कोयला हो, कुछ तो हो, कैपिटल पैसा होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन द बैकवर्ड एरियाज। तो कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे यार कोई बहुत ही बैकवर्ड होते हैं, मतलब गाँव से, वहाँ पे कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे सब्सिडी देती है। सब्सिडी यानी कि वहाँ पे ज़मीन के रेट्स कम हो जाते हैं, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो इसे कहते हैं सब्सिडी देना। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, पैसे कुछ कम करके आपको देती है चीज़ें, तो वो इसीलिए ताकि प्रमोट कर पाएँ। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। भैया ये तो हमने कंप्यूटर में भी पढ़ा था, कंप्यूटर की डेफिनेशन भी ऐसी होती है, अ डिवाइस विच टेक इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। एग्जैक्टली वो ऐसा ही सिस्टम है, बट यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ इनपुट दिया जाता है, लिया जाता है, दिया जाता है, जैसे भी आप समझ लो। एग्जाम्पल के लिए पेड़ काट के आपने रॉ ले लिया, फिर प्रोसेस किया, उसको काटा पीटी करके उसका पल्प निकाला और उसको कागज बना दिया, और आउटपुट में आ गई कॉपियां, है ना। अब इनपुट्स में क्या क्या हो सकता है, मटेरियल, लेबर कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, पावर, ये सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी। प्रोसेस में क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, और आउटपुट क्या है, एंड प्रोडक्ट, सिंपल। इंडस्ट्रियल रीजन क्या होते हैं, when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness, they make a industrial region। कई बार क्या कहा जाता है कि भाई रुद्रपुर जो जगह है ना, मैं यहाँ यूपी का रहने वाला हूँ तो मुझे वहीं का आइडिया है
यार ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, या फिर आप बोलो तो गुड़गांव एनसीआर जो है पूरा आईटी इंडस्ट्री का एरिया है, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई वहाँ तो पूरी आईटी हब है, बेंगलुरु क्या है आईटी हब है। तो ये कैसे हो पाता है? कई बार क्या होता है, इंडस्ट्रीज ना आसपास लोकेट हो जाती हैं बहुत सारी, एक कंपनी वहाँ खुली, दूसरी भी खुल गई, तीसरी भी खुल गई, और देखा देखी में बहुत सारी खुल गई, तो वहाँ पे पूरा एक हब बन गया, एक इंडस्ट्री बन गई। तो इसीलिए उसी जगह को क्या कह दिया जाता है, इंडस्ट्रियल रीजन, सिंपल। वर्ल्ड में टॉप इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं? ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। और इंडिया की बात करें तो मुंबई, पुणे क्लस्टर, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गंतूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड द कोल्लम त्रिवेंद्रम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो ये सारे हैं, आपको इनमें से जितने याद रह सके उतना वेल एंड गुड, बाकी इट्स ओके। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज की। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द आईटी इंडस्ट्री। ये तीन वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज हैं। कौन कौन सी? स्टील, आयरन स्टील, टेक्सटाइल और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज वाइल आईटी इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अब सबसे पहले एक एक करके इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। सबसे पहले बात करते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री की। दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। ये क्या, एक फीडर इंडस्ट्री है, यानी कि ये फीड करती है बाकी इंडस्ट्रीज को। द इनपुट फॉर दिस इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन अलॉन्ग विद लेबर कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो इनपुट से ये इंडस्ट्री यूज करती है वो क्या क्या है? आयरन ओर, कोयला, लाइमस्टोन अलॉन्ग विद लेबर, बहुत सारे लोग लगते हैं इस काम को करने में, कैपिटल पैसा लगता है, जगह लगती है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। और जो प्रोसेस है जिसमें एक आयरन ओर को स्टील में बनाया जाता है ना, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है और इसमें कई स्टेजेस है। पहला, रॉ मटेरियल को ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, वहाँ पे उसकी स्मेल्टिंग कराई जाती है। उसके बाद इट इज़ देन रिफाइंड, फिर उसको रिफाइन करा जाता है। आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। और आउटपुट जो निकलता है स्टील निकलता है, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। भाई स्टील से बर्तन बनते हैं, क्या कितना सामान बनता है, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह, ये सब आयरन से तो निकल के आ रहे हैं, तो उनसे तो पूरी दुनिया बन रही है। उसके बाद बात करते हैं आयरन एंड स्टील की। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। क्या कहा जाता है इसे? बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री की, क्योंकि डेली यूज के टूल, शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली फ्रॉम आयरन और स्टील। तो ये सारी जितनी चीजें दिख रही है ना आपको, ये सब किससे बनी होती हैं? स्टील से बनी होती हैं। स्टील के फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि वो टफ होता है, इजीली शेप्ड करा जा सकता है, कट करा जा सकता है, वायर बनाया जा सकता है। अलॉयज बनते हैं स्टील के स्मॉल अमाउंट में, उसमें अदर मेटल्स मिला के। अलॉय क्या होते हैं? गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस। अलॉय होता क्या है? अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अलॉय में क्या किया जाता है? स्टील में कुछ अलग मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर मिला दिए जाते हैं, उससे भाई गजब की प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा हार्डनेस आ जाती है, टफनेस आ जाती है, और एबिलिटी टू इवन रेजिस्ट रस्ट, यानी कि जंग भी नहीं लगती। टाइमलाइन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेशन। अब देखो 1800 सदी से पहले आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्री थी ना, वो वहीं पे होती थी जहाँ पे रॉ मटेरियल हुआ करता था। जहाँ रॉ मटेरियल मतलब आयरन ओर जहाँ पे है, वहीं पे आपकी इंडस्ट्री सेटअप करी जानी पड़ती थी। पावर सप्लाई होनी चाहिए, रनिंग वाटर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। फिर 1850 से 1900 में आइडियल लोकेशन कहाँ मानी गई? नियर कोल फील्ड, क्लोज टू कैनाल्स एंड रेलवेज। मतलब देखो थोड़ा सा चेंज क्या आया, रेलवेज पास, यानी कि थोड़ा ट्रांसफर हो सके यार इधर उधर। उसके बाद 1950 के बाद आयरन और स्टील की इंडस्ट्री ऐसी जगह पे होने लग गई जहाँ पे फ्लैट लैंड हो, सी पोर्ट्स के पास। क्यों? बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज। अब भाई पहले तो कहीं भी हो जाती थी, उसके बाद उन्हें इतनी बड़ी बड़ी जगह ज़रूरत पड़ने लगी 1950 के बाद, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत एक्सपैंड हो गई थी, बहुत बड़े, पूरी दुनिया में इस समय स्टील की ज़रूरत पड़ रही थी। तो ट्रेन वेन से काम नहीं चल रहा था, शिप्स चाहिए थे उनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए। लोकेशन की बात करें तो वर्ल्ड में जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया में टॉप इंडस्ट्रीज हैं। लोकेशन ऑफ इंडिया में बात करें तो भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर और राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर, ये सारी जगह आती हैं। उसके अलावा कौन कौन सेंटर हैं? भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्रा एंड सलेम इन तमिलनाडु। अब जमशेदपुर का एग्जांपल लेते हैं। जमशेदपुर बहुत ही फेमस है और इसकी वजह से आप देखोगे कि टाटा जो आज इतनी बड़ी कंपनी है ना, वो कैसे शुरू हुई थी।
बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से पहले टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड यानी कि टिस्को नाम से वॉज ओनली आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री विच वॉज प्राइवेटली ओन्ड। टिस्को जो कंपनी थी ना, वो इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो प्राइवेट थी, यानी कि किसी एक इंसान की थी, बाकी सब गवर्नमेंट की थी। इंडिपेंडेंस के बाद द गवर्नमेंट सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्ची नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स ऑफ सुबर्णरेखा एंड खरकई इन झारखंड। लेटर ऑन साक्ची वॉज रीनेम्ड एज जमशेदपुर। तो टिस्को जो कंपनी थी जो जमशेद जी टाटा ने बनाई थी, वो कहाँ बनाई थी? साक्ची नाम की एक जगह 1907 में बनाई थी, रिवर्स के पास, सुबर्णरेखा और झारखंड में जो रिवर है ना उसके पास। उसके बाद इतनी फेमस हो गई कि साक्ची के जो नाम था उस शहर का, उसको बदल के रख दिया गया जमशेदपुर, ऑन द नेम ऑफ जमशेद जी JRD टाटा, जिन्होंने टाटा कंपनी को शुरू करा था, उसकी नींव रखी थी। अब साक्ची को क्यों चूज किया गया था? क्योंकि ये प्लेस मात्र 32 किलोमीटर अवे थी फ्रॉम कलीमती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। तो मात्र 32 किलोमीटर पास में क्या है? रेलवे लाइन है। अब सोच रहे हो कि आज के टाइम पर भैया 32 किलोमीटर मजाक है क्या? उस समय ना बहुत ही कम रेलवे लाइन हुआ करती थी। तो नियरेस्ट आज आपके पास, ठीक है, घर के बहुत पास ढूंढ लेते हो आप, एयरपोर्ट ढूंढते हो, ये सब, ये हम बात कर रहे हैं, सोच रहे हो 1907 की, जब रेलवे भी जस्ट आया ही था। It was close to the iron ore, coal and manganese deposit as well as to कोलकाता which provided a large market। तो इन सब चीज़ों के पास थी, और उसके अलावा कोलकाता जो इंडिया की एक बिग सिटी थी उसके पास थी, तो अच्छा मार्केट भी था। कोल आता था झरिया कोल फील्ड से, और आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज आता था उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। द खरकई एंड सुबर्णरेखा रिवर्स इंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई। अब दो पास में रिवर थी तो पानी की भी कमी नहीं थी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। और बाद में सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, सब्सिडी देना, ये सब जो बताया था ना आपको, जिससे उसका कैपिटल डेवलपमेंट हो सके, पैसे उसको मिल सके प्रॉपर चलने के लिए। अगला एग्जाम्पल है पिट्सबर्ग का। व्हाट इज पिट्सबर्ग? इट्स अ प्लेस in United States. It is an important steel city of the United States of America. यह स्टील सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? The raw material such as coal is available locally while the iron ore comes from the iron mines at Minnesota about 1500 किलोमीटर from Pittsburgh। तो पिट्सबर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो कोल है वो लोकली अवेलेबल हो जाता है, बट जो आयरन है वो 1500 किलोमीटर दूर मिनेसोटा नाम की एक जगह से आता है। Between these mines and Pittsburgh, Great Lakes waterway is present। अब इन माइंस और पिट्सबर्ग के बीच में ग्रेट लेक वाटरवे है which is present, which is one of the world's best routes for shipping ore cheaply। तो ये एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू मतलब पानी से आप शिप कर सकते हो, यानी कि सामान इधर से उधर पहुंचा सकते हो बहुत ही सस्ते। मतलब भाई पानी से जा रहा है तो ज़्यादा पैसे तो लगेंगे नहीं, ट्रेन में तो कोयला वोयला लगता है। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया। उसके अलावा ट्रेन्स भी जो थी वो क्या करती थी? ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग एरिया तक ट्रेन्स पहुंचाती थी। द ओहायो, द मोनोगहेला एंड एलेगेनी रिवर्स प्रोवाइडेड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। तो ये तीन रिवर्स थी जिन्होंने खूब वाटर सप्लाई दिया। टुडे लार्ज स्टील मिल्स आर लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ मोनोगेला एंड एलेगेनी रिवर्स अबव पिट्सबर्ग एंड अलॉन्ग द ओहायो रिवर बिलो इट। तो इन सारी जगह पे आज के टाइम पे बहुत ही लार्ज इंडस्ट्रीज बन गई हैं। फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स। दोनों ही तरीके से पानी के रास्ते और लैंड के रास्ते से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जाता था। अदर फैक्ट्रीज जो वहाँ थी पिट्सबर्ग में यूज स्टील एज ए रॉ मटेरियल। अब देखो स्टील ही वहीं बनता था और स्टील से बनने वाली जो और चीज़ें थी वो भी वहीं बनती थी, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त स्टील सिटी बन गई। वो रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी, रेल वगैरह ये सब वहीं बनता था। एक इंडस्ट्री हमने कवर कर ली। अगली बात करेंगे हम कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। चलो अब बात करते हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। भाई फाइबर उनमें जो यूज हो रहा है ना, कपड़ा कौन सा यूज हो रहा है, उस पर डिपेंड करती है कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फाइबर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पहला नेचुरल, दूसरा मैनमेड। नेचुरल क्या होगा? वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन, जूट। और वहीं मैनमेड क्या होगा? नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, जो केमिकली बनते हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की। अब आपने शायद अभी हिस्ट्री में नहीं पढ़ा होगा, बट आप पढ़ोगे। एक टाइम पे एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, यानी कि पूरी दुनिया में बहुत ही प्रमोट किया जा रहा था इंडस्ट्रियलिज्म को, इंडस्ट्रीज बनाने को। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक कॉटन क्लोथ वॉज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक। किससे बनाए जाते थे कॉटन के कपड़े? हाथ के चरखे से, जो गांधी जी चलाते थे ना, उसी से।
अब 1800 सेंचुरी में पावर लूम्स फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ब्रिटेन में 1800 सेंचुरी में एक इंसान ने क्या बना दी, पावर लूम बना दी, यानी कि वो जो मशीन थी उसको क्या बना दिया, इलेक्ट्रिक स्पीड से बना दिया, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगेगी और उसके बाद ये पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से फैलने लगी। इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स कौन कौन से हैं? इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए। इंडिया टॉप पे है, याद रखना, हम इंडिया वाले। बिफोर द ब्रिटिश रूल, इंडियन हैंड स्पन एंड हैंड वोवन क्लोथ popular worldwide for their quality and design, but the production of hand woven cotton textile was expensive and time consuming। तो देखो, अंग्रेजी सत्ता से पहले, ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया के हाथ के बनाए हुए कपड़े वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर थे, सारे राजा महाराजाओं से पहना करते थे। पर दिक्कत ये थी कि वो इतने महंगे और इतने टाइम कंज्यूमिंग थे बनाने में कि सिर्फ उसे राजा महाराजा और बहुत बड़े बिजनेसमैन पहन पाते थे, तो वो नॉर्मलाइज नहीं कर पाए, मतलब नॉर्मल लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। However, the traditional cotton textile industry could not face the competition from the new textile mills of the West। और इसी वजह से ये जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जब ये इलेक्ट्रिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई उससे कंपटीशन कर ही नहीं पाई, जो कि बहुत ही कम रेट में, बहुत तेज़ी से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन्होंने सेटअप करी थी और कपड़े बना रहे थे। द फर्स्ट सक्सेसफुल मशीनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। तो इंडिया में आई थी पहली बार 1854 में। लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ पे? इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लरिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। तो सबसे पहले ये इंडस्ट्रीज आई थी महाराष्ट्र और गुजरात में, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी फेवरेबल है। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली। बट आज के टाइम पे हम इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं कि ह्यूमिडिटी जो है ना वो आर्टिफिशियली बनाई जा सकती है। रॉ कॉटन इज अ प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ। अब जो रॉ कॉटन है इज अ प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ, ठीक है। अब वो वेट लूजिंग ऐसा नहीं है कि जिसका वेट कम हो जाए मटीरियल। सो दिस इंडस्ट्री हैज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री सच एज कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत। आज के टाइम में इन सारी जगह पे इंडस्ट्रीज हैं। अब बात करेंगे अहमदाबाद की। पहले हमने पिट्सबर्ग की बात करी, जमशेदपुर की बात करी, तो अब कॉटन की बात करते हैं तो हमेशा अहमदाबाद का नाम आता ही आता है। इसे कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अभी बताऊंगा क्यों कहा जाता है। बट बिफोर दैट पहले थोड़ा अहमदाबाद के बारे में जानते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर, ठीक है। तो इस जगह पे लोकेटेड है। पहली मिल एस्टेब्लिश हुई थी 1859 में मुंबई के बाद। इट सून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ द इंडिया आफ्टर मुंबई एंड वॉज देयरफॉर ऑफन रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। बोला था ना, देखो मैनचेस्टर जो जगह है ना, वहाँ पे सबसे पहली और सबसे ज़्यादा पॉपुलर फर्स्ट मिल एस्टैब्लिश हुई थी। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होने लगा? एक टाइम पे अहमदाबाद में होने लगा, मुंबई के बाद। तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब अहमदाबाद में क्यों? अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया। पहली चीज़ क्या थी? रॉ मटेरियल के पास था, तो अवेलेबिलिटी आसान हो गई थी। क्लाइमेट एकदम आइडियल था स्पिनिंग और वीविंग के लिए। फ्लैट टेरेन था एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज सूटेबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिल। जगह ज़्यादा चाहिए थी, गुजरात अहमदाबाद के पास बहुत जगह थी। The densely populated states of Gujarat and Maharashtra provided both skilled and semi-skilled labor। तो कहाँ की बात कर रहे हैं हम? गुजरात की बात कर रहे हैं। और महाराष्ट्र, मुंबई, और ये तो दो जगह हैं जहाँ पे फेमस था। इन दोनों जगह पे पॉपुलेशन बहुत थी, तो कमी नहीं हुई कभी भी किसकी? एम्प्लॉयज़ की। बहुत लोग थे, स्किल्ड इवन लोग मिल गए थे। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क था विच परमिट्स ईजी ट्रांसपोर्टेशन। तो आसान हो गया था बहुत पूरी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन करना। मुंबई का जो पोर्ट था वो भी बहुत फायदेमंद था, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बहुत ईजी हो गया, बड़े लेवल का। बट इन द रीसेंट ईयर्स अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। बट आज रिसेंट के टाइम में ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज्ड डाउन ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री। तो बहुत सी मिल्स बंद हो गई। क्यों? क्योंकि नई मिल्स खुल गई, टेक्सटाइल मिल जो थी, और पूरे कंट्री में अलग अलग जगह पे। और दूसरी चीज़, अहमदाबाद में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी उनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, इसीलिए टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई और वो सब डिग्रेड होने लग गई। अब बात करते हैं ओसाका की। ओसाका भी एक इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का। इसको क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। अब क्यों हुआ देखते हैं। एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका इंश्योर्ड द लैंड वाज इजीली अवेलेबल। तो बहुत ही लैंड था, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ह्यूमिड क्लाइमेट था, वेल सूटेड था स्पिनिंग और वीविंग के लिए। द रिवर योडो, देखो ऊपर के दो कंडीशन सेम थे इंडिया वाले, बट अब यहाँ से नाम आ रहे हैं तो याद करना शुरू कर दो। योडो थी यहाँ पे रिवर जो आसानी से प्रोवाइड हो रही थी, पानी प्रोवाइड कर रही थी, लेबर इजीली था, लोकेशन
पोर्ट था इनके पास, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ईजी हो गया था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओसाका की डिपेंड कर रही थी पूरी तरह रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट पे, जो कि इजिप्ट, इंडिया, चाइना से इंपोर्ट किया जाता है इवन आज भी। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज़ अ गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। अब चाइना में ना एक बढ़िया बात ये थी, उन्होंने हमेशा से क्या करा है, ऐसी ट्रिक्स लगाई हैं, फटाफट चीज़ों को बनाओ और कम कम दाम पे बेचते जाओ, जिसकी वजह से उनका मार्केट बहुत ही वर्ल्ड वाइड बढ़ गया था। Recently, the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries such as iron, steel, machinery, shipbuilding, automobiles, electrical equipment, cement. But आज के टाइम पे इन सारी इंडस्ट्रीज ने उसकी जगह ले ली है ओसाका में। लास्ट एंड द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्री है हमारी आईटी इंडस्ट्री, जो कि आज के टाइम पे बूम पे है। हर इंसान कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के पीछे भाग रहा है ना, सबको बीटेक करनी है और आईटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। चलो इसके बारे में थोड़ी ज्योग्राफी तो पता होनी चाहिए। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन की स्टोरेज, उसकी प्रोसेसिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें रोल सबसे बड़ा है आईटी इंडस्ट्री का। अब ये इंडस्ट्री हैज बिकम ग्लोबल ड्यू टू अ सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिकल इवेंट्स। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिनकी वजह से बहुत पॉपुलर हो गई है ग्लोबली। मेजर हब्स कहाँ है? सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में, और इंडिया की बात करें तो बैंगलोर में। इंडिया में ना बैंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। देयर आर अदर इमर्जिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स ऑफ इंडिया। मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव भी आ चुका है। ये पुरानी बुक है तो इसमें नहीं लिखा हुआ है। अदर सिटीज सच एज गुड़गांव, ओहो सॉरी भाई, मैं कैसे बोल दिया एनसीईआरटी के बारे में, है ना। गुड़गांव, पुणे, त्रिवेंद्रम, कोच्चि, चंडीगढ़, ये सारे भी इंपॉर्टेंट आईटी इंडस्ट्री बन गए हैं। लोकेशन की बात करें कि भाई बेंगलुरु में ऐसा क्यों कि वहीं पे बना। बैंगलोर हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड आईटी कॉलेजेस इन इंडिया। तो क्यों बना? क्योंकि बेंगलुरु में इंडिया में सबसे ज़्यादा आईटी कॉलेज थे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, इसीलिए वहाँ पे जॉब वाले भी वहीं, मतलब कंपनीज भी वहीं बनने लग गई। द सिटी वॉज कंसिडर्ड डस्ट फ्री विद लो रेंट्स एंड लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो इस सिटी को क्या माना गया? डस्ट फ्री थी, यहाँ पे भाई ज़्यादा पोल्यूशन नहीं था, उसके अलावा रेंट और लिविंग कॉस्ट काफ़ी कम थी, जो कि आज के टाइम पे बिल्कुल नहीं है। रेंट बहुत हाई हो चुका है और पोल्यूशन भी बढ़ गया है। कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट फर्स्ट थी जिसने आईटी पॉलिसी निकाली थी 1992 में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। इसके सिटी में, मतलब ये जो सिटी है ना, इसका लार्जेस्ट और वाइडेस्ट अवेलेबिलिटी है ऑफ स्किल्ड मैनेजर्स की विद वर्क एक्सपीरियंस, जो कि बाद में हो गया, ऑब्वियस सी बात है। अब बात करते हैं लोकेशन एडवांटेज ऑफ सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में क्या था एडवांटेज जो ऑफिशियल सिलिकॉन वैली है? पहली बात तो क्लोज टू सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में वो जो जगह थी ना, वो जो लैब थे जहाँ पे बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस, जैसे कंप्यूटर साइंस की जो लैंग्वेज है वो जो बनी, जहाँ माइक्रो प्रोसेसर बने, जहाँ कंप्यूटर बने, उसी के पास थी इंडस्ट्री। तो जहाँ कंप्यूटर बन रहा है वहीं पे तो और टेक्नोलॉजी बनेगी। प्लीजेंट क्लाइमेट था और अट्रैक्टिव और क्लीन एनवायरनमेंट था। प्लेंटी ऑफ स्पेस थी, जगह की कमी नहीं थी। फ्यूचर डेवलपमेंट एक्सपेंशन सबके लिए कोई दिक्कत ही नहीं हुई। मेजर रोड्स और एयरपोर्ट से बहुत ही पास में लोकेटेड था और अच्छा खासा एक्सेस था किसके लिए? गुड एक्सेस टू मार्केट्स एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। एंड विद दिस हमने चैप्टर कर लिया है जी समाप्त। और मेरे को फटाफट कमेंट करके बता दो भाई चैप्टर समझ में आया कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। मजा के साथ ही तो हम पढ़ते हैं यार। देखो मैं सच बता रहा हूँ, रियलिटी तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ यार। देखो मुझे पता है ज्योग्राफी में मज़ा नहीं आता, रियलिटी यही है, इसमें हम कहीं भाग नहीं सकते। बट हमारे पास कुछ सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, मैथ्स अच्छे मज़ेदार हैं, तो वहीं पे कुछ ऐसे भी हैं जो इन्फॉर्मेटिव हैं, मतलब जहाँ पे हमें चीज़ें बस याद करनी पड़ती हैं सो दैट हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाएँ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको ये सब नहीं पता होगा तो आप कैसे कहलाओगे यार आप एजुकेटेड हो? आपको पता ही नहीं इंडस्ट्री कैसी होती है, कैसे डिवाइडेड किए जाती हैं, क्या एग्रीकल्चर है, कैसे होता है। तो इसलिए ये पढ़ना होता है सिर्फ जानने के लिए। और अभी आप अपना टारगेट बनाओ कि पढ़ो, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ। जो चीज़ें दिमाग में रिटेन रहेंगी वही आपको एक एजुकेटेड इंसान बना देंगी आने वाले टाइम में। ठीक है, विद दिस गुड नोट आज की वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वेरी वेरी बैड, फटाक से कर दो, किसी को नहीं पता चलेगा, चुपके से कर दो, है ना। और अपने दोस्तों से भी करवा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और मौज मस्ती करते रहिए।